अच्छा जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा साम्राज्य, उसकी पूरी कहानी, उसके राजा, उसके कानून, उसकी लड़ाइयां, सब कुछ पत्थर पर लिखा है। लेकिन सदियों से उसे कोई पढ़ ही नहीं पाया। कुछ ऐसी एक अनसुलझी पहेली थी, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के भारत के इतिहास की। इतिहासकारों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सोचिए, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थर के खंभों पर, चट्टानों पर संदेश खुदे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो अतीत हमसे सीधे बात करना चाहता हो, पर उसकी आवाज एक ऐसी भूली बिसरी भाषा में कैद थी जिसे कोई समझ ही नहीं पा रहा था। ये हजारों अभिलेख, ये मौन पत्थर उस दौर के सबसे सीधे सबूत थे, लेकिन इनकी भाषा तो वक्त की धुंध में कहीं खो चुकी थी। तो इतिहासकारों का सबसे पहला काम था इन खामोश पत्थरों को आवाज देना। ये वो दौर था जब गंगा के मैदानों में नए नए राज्य उभर रहे थे, लोहे का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था और बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचार सामने आ रहे थे। मतलब ये एक बहुत बड़े बदलाव का समय था, जिसकी पूरी कहानी इन पत्थरों में ही बंद थी। तो भाई, इस ऐतिहासिक ताले को खोलने की जो चाबी थी, वो थी अभिलेख शास्त्र, यानी कि एपिग्राफी। ये वो विज्ञान है जो इन पुराने खुदे हुए लेखों को पढ़कर उनका मतलब निकालने का काम करता है। चलिए अब बात करते हैं उस जबरदस्त जासूसी कहानी की जिसने भारत के भूले हुए अतीत पर से पर्दा उठा दिया। और इस कहानी के हीरो थे जेम्स प्रिंसेप। कई सालों के कड़ी मेहनत के बाद 1838 में उन्होंने आखिरकार ब्राह्मी लिपि का कोड तोड़ ही दिया। और जानते हैं क्या हुआ? अचानक सदियों से खामोश पड़े पत्थर बोलने लगे। ये वो एक पल था जिसने भारत के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। प्रिंसेप का तरीका बड़ा कमाल का था। उन्होंने उस समय की आधुनिक लिपियों जैसे बंगाली और देवनागरी को बहुत ध्यान से पढ़ा। उन्होंने देखा कि कुछ अक्षरों के आकार पुराने ब्राह्मी अक्षरों से मिलते जुलते थे। बस इसी धागे को पकड़कर वो आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे पूरी वर्णमाला को समझ लिया। जैसे ही प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पढ़ना शुरू किया, एक रहस्यमयी टाइटल बार बार सामने आने लगा, पियदस्सी, जिसका मतलब होता है देखने में प्रिय। ये उपाधि किसी बहुत बड़े राजा की थी, पर सवाल ये था कि ये राजा था कौन? उस समय के इतिहास की किताबों में तो इस नाम का कोई जिक्र ही नहीं था। तो आखिर ये पियदस्सी था कौन? इस पहेली का जवाब मिला बौद्ध ग्रंथों से। उनमें एक महान मौर्य सम्राट अशोक का जिक्र था। फिर इतिहासकारों को कुछ ऐसे अभिलेख भी मिले जिनमें पियदस्सी के साथ साथ अशोक नाम भी लिखा था। और बस सारी कड़ियां जुड़ गईं। ये पियदस्सी कोई और नहीं बल्कि महान सम्राट अशोक ही थे। इस एक खोज ने भारत के इतिहास में एक पूरे साम्राज्य को जैसे फिर से जिंदा कर दिया। मौर्य साम्राज्य, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था, कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। ये अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला एक बहुत ही विशाल और संगठित साम्राज्य था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र के अलावा 4 और प्रांतीय केंद्र भी थे जहां से शासन चलता था। अशोक के अपने ही शब्दों से उनके शासन की एक क्रूर सच्चाई का पता चलता है। कलिंग, यानी आज का ओडिशा, पर विजय एक बहुत ही भयानक युद्ध के बाद मिली थी। इस शिलालेख में लिखे ये आंकड़े उस जंग की भयावहता को साफ साफ दिखाते हैं। कहते हैं कि कलिंग युद्ध के उस विनाश ने अशोक को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और अपनी बाकी जिंदगी धम्म के प्रचार के लिए समर्पित कर दी। तो ये धम्म आखिर था क्या? ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक कोड था, एक तरह से जीने का सही तरीका। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में खंभों और चट्टानों पर धम्म के इन आसान सिद्धांतों को खुदवाया ताकि हर कोई उन्हें पढ़ और समझ सके। लेकिन राजा की इस महान सोच और आम लोगों की असली जिंदगी में कितना फासला था? देखिए, एक सम्राट की कहानी ही पूरे युग की कहानी नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि उन नगरों और गांवों में आम लोगों की जिंदगी कैसी चल रही थी। अगर हम सरकारी रिकॉर्ड्स को देखें, जैसे कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने जो लिखा, तो ऐसा लगता है कि मौर्य प्रशासन एक बेहतरीन मशीन की तरह काम करता था। हर चीज के लिए अधिकारी थे, नदियों की देखभाल से लेकर जमीन नापने तक। लेकिन आम लोगों का अनुभव शायद कुछ और ही था। जातक कथाओं जैसी लोक कथाएं एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती हैं। उनमें प्रजा भारी टैक्स और अधिकारियों से परेशान रहती थी। इससे पता चलता है कि शासक और शासित के बीच रिश्ते हमेशा तनाव भरे रहते थे। उस दौर की अर्थव्यवस्था की कहानी
हमें सिक्कों से पता चलती है। देखिए, शुरुआत हुई आहत सिक्कों से, जिन पर बस कुछ निशान बने होते थे, जिन्हें कोई राजा या व्यापारी जारी करता था। फिर एक बड़ा बदलाव आया जब हिंद यूनानी शासकों ने पहली बार सिक्कों पर अपना नाम और चेहरा छपवाया। ये राजा की बढ़ती ताकत का प्रतीक था। और जब कुषाण राजाओं ने सोने के सिक्के जारी किए, जो वजन में बिल्कुल रोमन सिक्कों जैसे थे, तो ये बात साफ हो गई कि भारत का व्यापार दुनिया तक फैल चुका था। इन सभी स्रोतों के बावजूद जो हम जानते हैं वो हमेशा अधूरा ही होता है। सच तो ये है कि इतिहास एक कभी न खत्म होने वाली जांच है। मौर्य साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत के इतने लंबे इतिहास में उसका दौर सिर्फ 150 साल का ही था। यानी ये एक महत्वपूर्ण लेकिन काफी छोटा दौर था। तो हमें ये याद रखना होगा कि इतिहासकारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर शिलालेख टूटे फूटे मिलते हैं या उनके अक्षर वक्त के साथ मिट चुके होते हैं। उनका असली मतलब समझना भी एक पहेली सुलझाने जैसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभिलेख राजाओं ने लिखवाए थे। वे उनकी कहानी बताते हैं, आम लोगों की नहीं। इसीलिए इतिहास का काम सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उन खाली जगहों को भरकर एक भरोसेमंद कहानी बनाना है। ये सब कुछ व्याख्या का खेल है। जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़कर इतिहास का एक खोया हुआ अध्याय हमारे सामने खोल दिया। लेकिन सोचिए, जमीन के नीचे और पुराने दस्तावेजों में ना जाने अभी और कितनी ही कहानियां दबी हुई हैं, जो बस अपने पढ़े जाने का इंतजार कर रही हैं।